देश व्यस्त है राफेल को लेकर, देश के लोग व्यस्त हैं राम मंदिर को लेकर। 5 राफेल विमान आया है फ्रांस से। साथ ही साथ 5 अगस्त को राम मंदिर में शिलान्यास होने जा रहा है। चांदी का ईंट तैयार है, मिथिला से मिट्टी पहुंच चुका है, बस प्रधानमंत्री को पहुंचना है और ईंट रखकर राम मंदिर का शिलान्यास कर देना है। पर इसी बीच कल एक बेहद अहम फैसला लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। एक नई शिक्षा नीति लाई गई है और एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताएं कि 1986 में राजीव गांधी के द्वारा शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर एचआरडी मिनिस्ट्री कर दिया गया था। अब 34 साल के बाद नरेंद्र मोदी ने फिर से उसे बदलकर शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया है। आपको लग रहा होगा कि अचानक राफेल और अयोध्या के बीच ये शिक्षा नीति कहां से आ गई। तो अगर आप 2014 में बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे, उसका घोषणा पत्र देखेंगे, तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात भी नरेंद्र मोदी ने की थी, जिस तरह वो 370 एबोलिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर का जिक्र किए थे। तो अपने वादों को पूरा करते हुए दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी और बहुत मूल चूल परिवर्तन किया गया है भारत की शिक्षा नीति में। उस पर पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा आपके साथ। नमस्कार, मेरा नाम उदित तारियन है और एचएस बिहार देखना आपने शुरू कर दिया है। मेरी नज़र में यह शिक्षा नीति का जो मुद्दा है यह अयोध्या और राफेल से ज़्यादा बड़ा है। कारण है कि भारत का जो आने वाला पीढ़ी है उसका पूरा भविष्य इस शिक्षा नीति पर टिका हुआ है और इस पर ही वो टिका रहेगा जब तक कोई नई शिक्षा नीति अब अगली बार नहीं आती है। क्या परिवर्तन किए गए हैं? नर्सरी से लेकर पीएचडी तक के कोर्सेज को बदल दिया गया है, पूरी तरीके से व्यवस्था को बदल दी गई है। शुरुआत करेंगे हम नर्सरी से 12 तक का। पर इसके पहले आपको बताते हैं कि जब 2014 में मोदी की सरकार बनती है उसके बाद किस किस क्रम में इस शिक्षा पॉलिसी के ऊपर काम किया गया। तारीख था 31 अक्टूबर 2015, जब टी सुब्रमण्यम जो कि एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनकी अध्यक्षता में 5 लोगों की टीम बनाई गई थी और इस मामले पर रिपोर्ट मांगा गया था। रिपोर्ट सौंपते हैं वो 27 मई 2016 को। उसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के साइंटिस्ट के कस्तूरी अंगन के अध्यक्षता में 9 लोगों की टीम बनती है और इस पर एक डिटेल ड्राफ्ट मांगा जाता है सरकार के द्वारा। वह ड्राफ्ट जो है वो 31 मई 2019 को एचआरडी मिनिस्टर को सौंप दिया जाता है। 2 लाख लोगों का सजेशन लिया जाता है और इसके बाद यह शिक्षा नीति को कल देश में लागू कर दिया गया। चलिए अब आते हैं हम कि आखिरकार क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या बदलाव किया गया है इस नीति के तहत। शुरुआत करते हैं नर्सरी से लेकर 12 तक। नर्सरी से स्टैंडर्ड 1, फिर क्लास 10 यानी कि मैट्रिक और उसके बाद इंटरमीडिएट यानी कि +2। 10+2 की प्रणाली पे हमारा शिक्षा व्यवस्था चल रहा था, इसे अब तोड़ दिया गया है और जो 15 साल का कोर्स है उसे 5+3+3+4 कर दिया गया है। यानी नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा तक एक पैटर्न होगा, दूसरी से 5वीं तक दूसरा पैटर्न होगा, छठी से 8वीं तक तीसरा पैटर्न होगा और 9वीं से 12 तक अलग पैटर्न होगा। शुरू करते हैं शुरू के 5 साल से, यानी कि नर्सरी से 2 तक के जो बच्चे होंगे उन्हें खेल कूद के माध्यम से अधिक पढ़ाया जाएगा। उन पर ग्रेड्स का और मार्क्स का ज़्यादा बर्डन अब नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ उनका सर्वांगीण विकास कैसा हो, उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, डिवाइन हो, वो बच्चे काफ़ी धर्म के प्रति भी आसक्त हो, इन सभी बातों को मॉरली वो बच्चे काफ़ी मजबूत हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्स को अब डिसाइड किया जाएगा। पूरा सिलेबस अब नया आने वाला है। उसके बाद जब बच्चे 3rd स्टैंडर्ड में चले जाएंगे तो तीसरी से लेकर 5वीं क्लास तक बच्चे का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि ले रहा है, शिक्षकों का काम होगा इसी बात पर ध्यान देना और 5वीं क्लास के रिपोर्ट कार्ड में उसका उन शिक्षकों को ये बात दर्ज भी करना होगा कि बच्चे किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। अब आते हैं 5+3+3 में, यानी कि जो 6 के बाद 6, 7 और 8 ये 3 क्लास होंगे। इन 3 सालों में बच्चों का वोकेशनल स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा रुख हो, इसलिए 50% से अधिक सिलेबस जो है वो वोकेशनल कोर्सेज पर जाएंगे। इसके साथ ही साथ इंटर्नशिप की प्रक्रिया भी उनकी 6ठी क्लास से ही शुरू हो जाएगी। वे अलग अलग संस्थाओं में, वे होटल्स में, वे बार्बर यानी कि नाई के यहाँ, वे धोबी के यहाँ और अलग अलग तरह के लोगों से अपने दिनचर्या में मुलाकात करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और स्कूल में सबमिट करेंगे। ये बहुत दिलचस्प होगा। ये हम लोगों ने इस चीज़ को मिस कर दिया था जब हमारी शिक्षा होती थी। हम जब स्कूल्स में थे तो ऐसा कुछ नहीं था, प्रैक्टिकल हम बहुत कम पढ़ते थे। पर 6ठी से 8वीं क्लास तक 3 सालों के बीच प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप पे खासा ध्यान देने का कहा गया है इस शिक्षा नीति में। उसके बाद जब बच्चे
नाइन्थ में जाएंगे तो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे किसी भी बच्चे के लिए। उसे अपना स्ट्रीम तय करना होगा और साथ ही साथ वो स्ट्रीम में बंधेगा नहीं, यानी कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स लेता है तो उसके साथ साथ वो पॉलिटिकल साइंस, उसके साथ साथ वो होम साइंस, उसके साथ साथ वो अकाउंट का भी कोर्स जो होता है जो कॉमर्स का है वो साथ में कर सकेगा। यानी कि अब आर्ट्स साइंस और कॉमर्स का जो बैरियर था इस देश में वो टूटेगा और ये बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव होगा किसी भी बच्चे के लिए। खुद अपने बारे में मैं बताऊं तो जब मैं 12th में था तो PCM का पढ़ाई कर रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, साथ में ऑप्शन में मेरा बायो था, पर मुझे हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था, वो मैं पढ़ नहीं पाता था क्योंकि सिलेबस में हमारे नहीं था। तो अब उन बच्चों के लिए ये दुविधा नहीं रहेगी। चलिए, इसके साथ ही साथ एक और इसमें बहुत पॉजिटिव चीज़ जोड़ा गया है कि 5वीं क्लास तक के जो बच्चे होंगे वे अपने क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे। ऐसे बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जो प्रमुख 3 भाषाएं हैं वो भोजपुरी है, मैथिली है और मगही है। इसमें मैथिली के जो बच्चे होंगे, जो मिथिला क्षेत्र के बच्चे होंगे, वे अपने भाषा में पढ़ पाएंगे। कारण है कि उनकी भाषा जो है, उनका जो भाषा है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज है। इसके अलावा जो भोजपुरी है और जो मगही है वो अभी तक बोली है और उसे भाषा का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी जरूर पैदा करेगा कि आखिरकार उन भाषाओं का और उस क्षेत्र के बच्चों का क्या जिनकी भाषा अभी तक संविधान में दर्ज नहीं कराई गई है। अगर भोजपुरी की बात करें तो लगभग भारत के 40 जिले ऐसे हैं जहां भोजपुरी बोली जाती है। खुद बिहार के 10 जिले हैं, यूपी का 17 जिला है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ झारखंड इन तीनों स्टेट्स में 3-3 जिला ऐसा है जहां भोजपुरी बोला जाता है। तो उनका हिसाब किताब कैसे होगा, यहाँ पर थोड़ा पेच जरूर फंसेगा। इसके साथ आपको बताएं कि अब बोर्ड एग्जाम्स का बहुत महत्व नहीं रह जाएगा, ग्रेड्स का और मार्क्स का भी बहुत महत्व नहीं रहेगा। रिपोर्ट कार्ड से याद आया, रिपोर्ट कार्ड के बारे में आपको बताऊं कि अभी तक सिर्फ टीचर्स को ही ये राइट था कि वो रिपोर्ट कार्ड में बच्चे का रिव्यू लिखते थे। अब बच्चों को भी खुद के बारे में रिव्यू लिखने का एक अलग से कॉलम मिलेगा उन्हीं के रिपोर्ट कार्ड में, और उस बच्चे के जो क्लासमेट होंगे, जो सहपाठी होंगे, वे भी बच्चों का ग्रेड और बच्चे का के साथ जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उसका एजुकेशनल, फिजिकल और स्पोर्ट्स में, वो सभी रिव्यूज जो हैं वे बच्चे के 2 सहपाठी क्लासमेट जो हैं वो अब लिख पाएंगे। तो ये बहुत मूलचूल परिवर्तन दिखेगा आने वाले दिनों में हमारे अगली पीढ़ी के साथ, जो अभी एडमिशन लेंगे या फिर जो अभी नर्सरी, UKG, LKG या 1 में पढ़ रहे होंगे। चलिए अब हम आते हैं कॉलेज पर। हायर एजुकेशन के मतलब बात करें अगर हम, ग्रेजुएशन से लेकर, मास्टर से लेकर और फिर PhD। शुरुआत में ही आपको बताएं कि MPhil को अब हटा दिया गया है, MPhil की अब कोई महत्ता नहीं रही है। चलिए शुरू करते हैं ग्रेजुएशन से। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है और वो बीटेक में एडमिशन लेता है, 6 महीने के बाद उसका बीटेक से मन हट जाता है तो उसका 1 साल बर्बाद हो जाता है। अगर वो कॉलेज छोड़ता है तो वो ड्रॉप आउट की श्रेणी में आ जाता है। इसका हल निकाला है ये सरकार ने। सरकार का कहना है कि अब अगर कोई बच्चा किसी कोर्स में एडमिशन लेता है और 6 महीना या साल भर कोर्स कर लेता है तो उसे सर्टिफिकेट जरूर उस कोर्स का 1 साल का मिल जाएगा। अगर वो बच्चा 2 साल करता है तो उसे डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। और बच्चा अगर 4 साल या कोई भी छात्र अगर 4 साल में कोर्स कंप्लीट करता है तो उसे ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ BA हुआ या BBA या BSc या फिर कोई भी जो 3 साल का कोर्स होता था ऑनर्स का, उसे अब 4 साल का कर दिया गया है। पर 4 साल में वही बच्चे आएंगे जिन्हें रिसर्च करना है आगे जाकर। वे बच्चे जिन्हें सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ना है उनके लिए अभी भी ग्रेजुएशन 3 साल का ही रहेगा। इसके साथ ही साथ जो बच्चे 4 साल में ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए PG का जो कोर्स होगा वो मात्र 1 साल का होगा और उसके बाद 4 साल लगेगा उन्हें PhD करने में। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि अब कोई सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं रहेगा। यानी कि अगर आप BSc ऑनर्स कर रहे हैं और BSc में आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, अगर आपका मन है कि आप सोशियोलॉजी पढ़ें, आपका मन है कि आप म्यूजिक पढ़ें, आपका मन है कि अगर आप होम साइंस पढ़ें, तो केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ साथ इसे आप सम्मिलित कर सकते हैं। आर्ट, कॉमर्स और साइंस का जो बैरियर है वो फिर से यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा। अगले पैटर्न पे आए तो सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा कॉमर्स की पढ़ाई भी कर रहा है और उसे मन है हिस्ट्री पढ़ने का तो वो हिस्ट्री भी पढ़ सकेगा। कॉलेज में अपग्रेडेड एनाटॉमी होगी। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने कॉलेज होते हैं उन्हें अब छूट मिलेगा अपना एग्जाम कंडक्ट कराने का। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, बिहार के परिप्रेक्ष्य में समझाता हूँ। बिहार में बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं। रोहतास और आरा साइड में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, छपरा में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है, मुजफ्फरपुर में बाबा राव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी भागलपुर में है, पटना यूनिवर्सिटी है और उन सब से फेमस मगध यूनिवर्सिटी है। मगध यूनिवर्सिटी फेमस है लेट सेशन के लिए। अमूमन वहाँ के जो बच्चे होते हैं 3 साल के कोर्स में एडमिशन लेते हैं और 5 साल में उन्हें डिग्री मिलती है। तो इससे अब राहत मिलेगा उन बच्चों को।
जैसे कि मगध यूनिवर्सिटी का जो हेड ऑफिस है वो बोधगया में है, और जब तक वहाँ से गाइडलाइंस जारी नहीं होता है, डेट नहीं आता है एग्जाम का, तब तक पटना का जो कॉलेज है मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, वहाँ पर एग्जाम नहीं हो पाता है। तो अब उन कॉलेजेस को ये छूट मिलेगी कि यूनिवर्सिटी से कोई नोटिस आए ना आए, वे समय पर अपना एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, और ऐसे में बच्चों का जो करियर होता है उस पर अब असर कम पड़ेगा, यानी कि बच्चों को अब समय पर डिग्री मिल जाएगी। ये बहुत सकारात्मक पहल है नरेंद्र मोदी की सरकार इस शिक्षा नीति में। ये बहुत सबसे पॉजिटिव एंगल जो मेरे दृष्टिकोण में है वो यही है कि अब कॉलेजेस को इंडिपेंडेंट कर दिया गया है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। आगे अगर हम बात करें तो यूजीसी और एआईसीटीई ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो नियम और नीति तय करती हैं, अलग अलग हैं, इसलिए इनमें काफ़ी मतभेद भी होते हुए दिखता है। तो इन सब को अब एक किया जाएगा, और ये बहुत ही बढ़िया फैसला है नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा। इसके साथ आपको बताएं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे जेएनयू और डीयू हुआ, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसमें पटना यूनिवर्सिटी हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गया, और डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे बीआईटी मेसरा है, एसआरएम है, या फिर आपको वीआईटी जो यूनिवर्सिटी है साउथ में, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इन सभी यूनिवर्सिटी के जो मानक होंगे अब वो एक होने जा रहे हैं, यानी कि उनमें जो विभिन्नताएं दिखती थी पढ़ाई को लेकर, सिलेबस को लेकर, वो अब खत्म होगा, और सभी के सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या फिर डीम्ड हो, उसमें एक पैटर्न पर अब पढ़ाई की जाएगी, चाहे कोई भी कोर्स हो, चाहे वो बीए हो या बीटेक हो या बीबीए का कोर्स हो। फी कैप तय होगा, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अब मनमाना जो फ़ी वसूलते थे उस पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया है नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा। अब अंतिम सबसे जो अंतिम पॉइंट है, पीएचडी की हम बात कर लें तो रिसर्च प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का स्थापना किया जाएगा। इसके तहत जो फंड कलेक्ट होंगे वो सीधा रिसर्च स्कॉलर तक पहुंचेंगे बिना किसी बिचौलिए के, यानी कि बहुत मूल चूल परिवर्तन किया गया है शिक्षा नीति में नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा। आप सभी से यह आग्रह है कि आप राम मंदिर पर जरूर फोकस करें, राफेल पर चर्चा करें, पर यह शिक्षा नीति को कतई दरकिनार नहीं करें। आने वाले जो पीढ़ी है भारत की, आने वाले जो पीढ़ी है बिहार की, वे बच्चे जो 10 साल के बाद मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, उनके लिए यह शिक्षा नीति बहुत कारगर है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है, जितने भी उसके मैनिफेस्टो में बात की जा रही थी, क्रम दर क्रम उसे अब धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है, चाहे वह 370 एबोलिशन हो, या फिर राम मंदिर हो, या फिर शिक्षा नीति हो, नया जो एजुकेशन पॉलिसी की बात कही गई थी उसे भी अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। क्या परिणाम होगा इसका, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, पर जो शुरुआत है और जो नियम है, इसके जो कानून बनाए गए हैं वो बेहद लचीले हैं और बेहद फायदेमंद साबित होंगे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लेकर आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक जिस बिहार के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे आप शेयर जरूर करिएगा। ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।